नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज दुनिया में जो बदल रहा है और जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज है भ्रष्टाचार, बेईमानी, गद्दारी, सत्ता लालसा, धन लालसा, महत्वाकांक्षा। और खासकर मैं भारत के लिए आज एक बात करने वाला हूँ जो मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा। मैं तो अमेरिकन नागरिक हूँ, यहाँ तो जो हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आइए सुनिए आईएएस वालों, आईएएस वाले, आईपीएस, आईपीएस, आईएएस वाले कि कहाँ हो कौल साहब, कहाँ हो कौल साहब। आपातकाल के आसपास दुर्ग के कलेक्टर रहे वी.एन. कौल से जुड़ी कुछ एक यादें अपनी बनावट में तो हस्ब मामूल किस्म की होगी, लेकिन आज के संदर्भ में उनमें से प्रशासन के चरित्र का एक नायाब चेहरा उभरता दिखाई देता है। उन दिनों बमुश्किल 2-3 वर्षों की वकालत थी, फिर भी साथ साथ पत्रकारिता करने के कारण न केवल जिले भर में जान पहचान बल्कि एक उदीयमान वकील की प्रतिष्ठा भी शक के दायरे में नहीं थी। कौल एक ईमानदार, नियम पसंद और गैर समझौताशील धाकड़ किस्म के प्रशासक के नाम से प्रसिद्ध हो चले थे। एक रिपोर्टर्स की ये बात है जिसने लिखा था, दुर्ग जिले में सुगन चंद सुराना नाम के बड़े प्रतिष्ठित, चलते पुर्जे और सभी अधिकारियों और जजों को साथ लेने की क्षमता से ओतप्रोत नागरिक भी थे और दुर्ग के निकट कुथरेल गांव में उनकी गणेश राइस मिल एक अच्छा उद्योग केंद्र थी। इन्हीं दिनों आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राइस मिलिंग रेगुलेशन एक्ट एंड कंट्रोल ऑर्डर वगैरह के लगने से जनहित में राइस मिलों की धरपकड़ तेज से हो चली थी। इनके मालिकों की कई बार कौल का दिमाग उनकी तेज गति से चलती जीप के पहियों से कहीं तेज प्रचलित होता रहता था। उन्होंने खुद जाकर गणेश राइस मिल पर छापा डाला, अनियमितताएं पकड़ी और चावल, धान वगैरह राजसात के चालान पेश करने की प्रक्रिया तेज कर दी। दुर्ग जिले से प्रभारी और खाद्य राज्य मंत्री किशोरीलाल शुक्ल उस शहर दुर्ग के सर्किट हाउस आए थे। उनका स्वजातीय होने से मुंह लगा भी था और द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जिला संवाददाता होने के कारण उनके पास बैठा था। वो रिपोर्टर्स की बात ही मैं करता हूँ मैं। तब वहीं पर मंत्री जी ने कौल को बुलाकर हिदायत दी कि सुराना जी के केस में रियायत बरती जाए और ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मिल मालिक से कोई बड़ी गलती हुई है। वहाँ पर तो कौल ने जी सर कह दिया। फिर उनकी मतलब वो रिपोर्टर की और देखकर आंख मारी कि मेरे पीछे पीछे तुम आओ। कौल साहब ने वो रिपोर्टर को उसको पीछे पीछे आने को कहा। थोड़ी देर बाद कौल के दफ्तर पहुंचा वो रिपोर्टर। तब उन्होंने खाद्य अधिकारी कुमारी जगदीश परमार बाद में श्रीमती जगदीश चनाने को इनके सामने फाइल लेकर बुलाया और एक साथ 2 टाइपिस्ट को उन्होंने अपने और खाद्य अधिकारी के बीच में हो सकने वाले संवाद को वहीं का वहीं लिखवाया और दोनों टाइपिस्टों को आधा आधा आदेश डिक्टेक्ट किया और उसके अनुसार जब्त शुदा चावल की राशि को रात 7 को तो कर ही दिया। फिर फूड ऑफिसर से नोट शीट पर उनके पक्ष में लिखवाया कि सरकार का इस प्रकार के लिए जूनियर होने के बावजूद भी श्री कनक तिहारी को अधिवक्ता नियुक्त करती है। फिर कुछ
बुदबुदाए जैसे कोई गलत काम करने के लिए उन पर दबाव डाला गया हो और वे चिढ़ कर इनकार कर रहे हो। सेठ सुराना मामले में जो को जिला न्यायालय ले गए, उनकी जजों से भी जान पहचान रहती थी। उस वक्त के दुर्ग के सबसे बड़े फौजदारी वकील नंद किशोर साव, सबसे बड़े दीवानी वकील देवी प्रसाद अग्रवाल, निकट जिले रायपुर के वरिष्ठ वकील श्यामलाल गुप्ता, राजनांव गांव के वरिष्ठ वकील चंद्रकांत तिवारी उनकी पैरवी में जुटे। उनके मुकाबले मुश्किल इन 3 बरस की प्रैक्टिस का एक नौसिखिया वकील तर्कों के अंधड़ में भक्तों की तरह उड़ जाने के लिए अभिशप्त दिखाई पड़ता था। और चमत्कार यह हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज राजा रमण अग्रवाल ने उनसे सहमत होकर राइस मिल मालिक की अपील खारिज कर दी। बाद में मुकदमा हाई कोर्ट गया, सरकार वहाँ भी जीत गई। मुकदमे की फाइल उसे सौंपते समय कौल ने अलबत्त कहा था कि बच्चू, यह मामला सौंप रहा हूँ बहुत भरोसा के साथ, अगर जीत गए तब ही तुम्हें अच्छा वकील मानूंगा। बाद में कौल से मिलने नहीं हुआ। नियमानुसार उन्हें फीस का बिल बनाकर जिला कलेक्टर को सौंपा तो नियम से रकम दिखी कुल 15 रुपये। संबंधित बाबू ने कहा कि वकील साहब यहाँ दस्तखत कर दीजिए और 15 रुपये की फीस लेना तो आपको शोभा नहीं देगा। कहाँ गए सरकारी अफसर, कहाँ गया वह जमाना, क्या करे ऐसे अनुभवों का। अब तो हम खुद भी अपनी यादों सहित व्यतीत हो जाने की डगर पर चलना शुरू कर चुके हैं। कौल अभी दिल्ली में रहते हैं। आज के फिसड़ी आईएएस अधिकारी इस पोस्ट पर टिप्पणी करे तो अच्छा लगेगा। जिस इंसान सत्ता पर होने पर होते हैं और अगर उसको ईमानदारी से काम करना हो तो या तो उस पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं या तो उसके घर वालों को परेशान किया जाता है। अगर वो न्यायाधीश हो तो उसको मार दिया जाता है। अगर वो मिनिस्टर हो हरिन पंड्या तो उसको भी मार दिया जाता है। जज लोया को भी मार दिया जाता है। ऐसी इन परिस्थितियों में सारे जजों और सारे पद पर बैठे हुद्देदार, सीबीआई हो या ईडी हो या कोई भी संस्था वाले हुद्दे पर बैठे इंसानों को डर के माहौल में अपने कुटुंब को बचाना है, अपनी ज़िंदगी बचाना है। इसके लिए उसको गलत रास्ता कभी कभी अख्तियार करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी दबाव है। ज़िंदगी सबको अच्छी लगती है, कुटुंब सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब राजकारण, पुलिस तंत्र, संस्थाएं, जुडिशरी पर राजकारण के साथ अगर मीडिया भी हामी हो जाए तो लोकशाही किस तरह बच सकती है। आज जिस तरह देश में चुनावी पद्धति भ्रष्ट हो गई है, चुनावी कमिश्नर भ्रष्ट हो गए हैं, न्यायतंत्र भ्रष्ट हो गया है, मीडिया भ्रष्ट हो गया है और राजकारण और धनपतियों इकट्ठे हो गए हैं, तब देश की लोकशाही किस तरह बच सकती है। इस बीच ऐसे भी कौल साहब जैसे लोगों की भारत में जरूर हैं जो देश को बचा सके, आने वाले युवा धन को बचा सके, लोकशाही को बचा सके। अगर 140 करोड़ की प्रजा में जिस तरह आज नेपाल का एक युवा कर रहा है, इसी तरह देश के जैसे न्यूयॉर्क में एक 34 साल का लड़का मेयर बन सकता है, जिसकी उम्र ही 34 साल होती है, वो एक मेयर बन सकता है। ये भी एक देश है, नेपाल भी एक देश है, भारत भी एक देश है, जहाँ 140 करोड़ की प्रजा में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, युवान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। वो अगर सत्ता में आकर ईमानदारी से देश के लिए, देशभक्ति के लिए से काम करेंगे तो देश बच सकता है। बाकी आज सत्ता में इन परिस्थितियों में जो अनपढ़ लोग आ गए हैं और गुंडाइज्म से सत्ता
प्राप्त करते हैं, भ्रष्टाचार से सत्ता प्राप्त करते हैं, तब देश को बचाना ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है।